अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हैं गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स के ऊपर। अमूमन इस लेक्चर को इतनी ख़ास इंपॉर्टेंस कभी कभार नहीं दी जाती और हम लोगों के जहन में यही चीज़ें होती हैं कि चलो पहले जो मेन चीज़ें हैं उनको कर लेते हैं, इसको बाद में हम देख लेंगे। जबकि हकीकत बात यह है कि जितनी भी आपकी जो चीज़ें मैं आपको बताता था कि यार ऑन पेज आपकी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, कीवर्ड की सारी गेम क्या है, कीवर्ड डेंसिटी पे क्यों इतना जोर दिया जा रहा है, आपके टेक्निकल एस्टीट्यूट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई है, ऑफ पेज एस्टीट्यूट का इम्पैक्ट सिर्फ 20% क्यों नहीं गया। ये सारी चीज़ें बेसिकली इन अपडेट्स के नतीजा है। ठीक है, इन अपडेट्स के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। सो आज का लेक्चर होगा तो सारा थ्योरेटिकल बेस्ड, लेकिन बड़ी इन्फॉर्मेटिव और मज़े मज़े की बातें हम इस पर करेंगे। तो इसमें हमने आज चंद चीज़ें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपका जो गूगल है, जो सर्च इंजन है, वो इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है। मतलब देखो ना, आपका याहू है, आपका बिंग है, आपका सफारी है, इसके अलावा और पता नहीं कितने सर्च इंजन। अभी ये वो सर्च इंजन के मैंने वो वाले नाम लिए जो हमें पता है। इसके अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन हैं जिनके हमने नाम भी नहीं कभी नहीं सुना। तो इतने सारे सर्च इंजन में से गूगल किस तरह से अलग और एक अलग से स्टैंड आउट कर रहा है, आखिर वो क्या वजह है, तो वो अब हम देखते हैं। वो बेसिकली वजह ये है कि आप नोट करें कि जब भी आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो आप नोट करें जैसे आप कोई कीवर्ड लिखेंगे, क्यूरी लिखेंगे, तो गूगल क्या करता है, वो फ़ौरन विद इन नैनो सेकंड, बल्कि लेस देन नैनो सेकंड्स, वो एग्जैक्ट और रेलिवेंट रिजल्ट आपको आपके सामने ला के रख देता है। ठीक है, और ये इस बात को हम सब भी मानते हैं। देखिए, अब सवाल मेरा ये है कि यार गूगल को कैसे पता लगता है कि इतने मिलियन और बिलियन ऑफ डेटा में से ये एक स्पेसिफिक रिजल्ट है। मतलब अगर मैं हूँ हमजा मंसूर, मैंने कोई चीज़ सर्च किया, तो गूगल को कैसे पता है कि हमजा ने ये चीज़ सर्च की है, और मिलियन और ट्रिलियन ऑफ डेटा में से वो सारे को छोड़ के सिर्फ ये आना वो एग्जैक्ट पोर्शन है जो मैंने हमजा के सामने ला के रख देना, वो भी विद इन नैनो सेकेंड्स टाइम। मतलब वो ऐसी कौन सी उसकी मेजरमेंट्स हैं, वो ऐसा कौन सा उसका बेंच मार्क है जिसको मेजर करके वो चीज़ सेंस कर लेता है। हाँ, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ ये वो वाला पार्ट है जो हमने अपनी ऑडियंस के सामने ला के दिखाना है। तो इस सारे का जो आंसर है वो है कि वो गूगल की अमेजिंग एल्गोरिथम अपडेट्स है। इन अपडेट्स के ऊपर जिसके ऊपर काम करके गूगल ने अपने आप को इतना फास्ट और रिलायबल बनाया। जैसा अगर आपको याद होगा कि इस कोर्स में जब लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने हिस्ट्री ऑफ एसईओ का मैंने बात की थी, तो वहाँ मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब एसईओ वो आपके लिए इजाद हुआ था, दुनिया में आया था, तो एसईओ ने कुछ अर्से में ये चीज़ नोट कर ली थी कि और भी सर्च इंजन बन चुके हैं याहू वगैरह, लेकिन इनमें से कोई भी गूगल एल्गोरिथम के ऊपर काम नहीं कर रहा। और गूगल ने इसी अपॉर्चुनिटी का साथ फ़ायदा उठाया था, और इस तरह वो जहाँ गूगल खड़ा है वो आप सबके सामने है। क्योंकि जो लेटेस्ट सर्वे है उसके अकॉर्डिंग ये है कि दुनिया में जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें से 97% जो सर्चेज होती हैं वो गूगल के ऊपर होती है। मतलब ये सारे सर्च इंजन एक तरफ और गूगल बिल्कुल ही हट कर खड़ा है। तो अब ये देखना है कि यार ये एक तो पहली बात ये कि गूगल एल्गोरिथम है क्या चीज़, ठीक है? और ये ऐसी कौन-सी अपडेट्स हैं जिसके ऊपर उसने काम किया और वो आज बिल्कुल ही अलग तरह खड़ा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार ये गूगल एल्गोरिथम बेसिकली है क्या चीज़? लेकिन नंबर 1 में ये आपको याद हो तो हमने सर्च इंजन की वर्किंग पढ़ी थी। मैं बस एक लाइन में 2 लाइनों में उसको एक डिफाइन करने लगा हूँ, उससे आगे फिर वही बात हम लेके चलते हैं। हमने ये पढ़ा था कि आपको पता है इंटरनेट में मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है? गूगल के क्रॉलर्स या स्पाइडर्स आते हैं, हर वेबसाइट पे जाते हैं, उसको रीड करते हैं और उसका डेटा उठा के लोकल सर्वर में फेंक देते हैं। ठीक हो गया? अब लोकल सर्वर के ये कौन होता है? इंडेक्सर होता है। इंडेक्सर क्या करता है? उस सारे डेटा की इंडेक्सिंग करता है। मतलब उसको मुख्तलिफ कैटेगराइज़ करता है, उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर फेंकना शुरू कर देता है, रेलेवेंट कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब जब वो सारे डेटा की वो कैटेगराइज़ कर लेते हैं, तो उस कैटेगराइज़्ड डेटा को वो डाल देगा अपने मेन सर्वर के ऊपर। डन हो गया। अब यहाँ से आप समझ लें कि यार मैं यहाँ पे आया, गूगल पे आया, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? अब जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिख के एंटर का बटन दबाया, तो आपकी जो मेन सर्वर है उसके अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी होगी, तो वो सारी एकदम अलर्ट हो जाएगी और वो डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी एकदम आ जाएगी मेरे वो ऑडियंस के सामने, ठीक है? विद इन लेस देन नैनो सेकंड्स टाइम, ठीक है? तो इस सारे के बीच का जो काम होता है ना, वो बेसिकली गूगल एल्गोरिथम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ एंटर की और उसने एग्जैक्ट स्पेसिफिक रेलिवेंट डेटा उठा के मेरे सामने ला के रख दिया। मतलब जो आपका मेन सर्वर है, वहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग तो नहीं पड़ेगी, वहाँ पे अलग-अलग कितनी सारी कैटेगरीज़ पड़ी हैं। तो उसने सेंस कैसे किया कि इसने डिजिटल मार्केटिंग तो लिखा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग यही वाली कैटेगरी, वो इसने अपने इस गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सर्च किया। तो बेसिकली जो गूगल एल्गोरिथम है आपका, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है।
वो एक डिज़ाइन है जिसके अकॉर्डिंग गूगल अपने यूज़र को इतने सारे डेटा में से ढूँढ कर सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ैक्ट और रेलेवेंट रिज़ल्ट्स दिखाता है, वो भी लेस देन नैनोसेकंड में। तो एज़ एन एसईओ एक्सपर्ट हमें एल्गोरिथम्स को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इनको सीखेंगे तभी उनके अकॉर्डिंग हमारी जो वेबसाइट में चेंजेस आएँगी और हमारी वेबसाइट जो है वो हायर रैंक करेंगी जब भी हमारे बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी जो कीवर्ड है या क्वेरी है वो सर्च की जाए वर्ल्ड वाइड। तो ये गूगल एल्गोरिथम्स अपडेट्स को सीखना एसईओ एक्सपर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने से मुराद है उसको जानना। तो अब सवाल ये होता है कि हमने ये भी पता लगे गूगल इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है अपने गूगल एल्गोरिथम्स की वजह से। ठीक है, गूगल एल्गोरिथम बेसिकली होता क्या है, वो ये होता है कि जब आप कोई चीज़ एंटर करते हो, कोई चीज़ सर्च करके एंटर का बटन दबाते हो, तो एग्जैक्ट मेन सर्वर में से वही रिजल्ट आपने जो सर्च किया होता है वो आपके सामने आ जाता है। ठीक है, अब वो जो निकल के आपके सामने आ रहा है वहाँ मेन सर्वर में से निकल के, तो इसकी बी का जो सारा काम वो जो कर रहा होता है, जो सारा प्रोसेस करवा रहा होता है, वो गूगल एल्गोरिथम करवा रहा होता है। ठीक है, तो हमने जिससे समझा कि यार एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसका बेसिक काम ये होता है कि इतने सारे डेटा में से सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट और रेलिवेंट जो डेटा है वो अपनी ऑडियंस को दिखाएं। और इसी वजह से गूगल जो है वो एक अलग थलग आपको वो कहते हैं क्राउड में से स्टैंड आउट कर रहा है। तो अब ये देखना है कि आपकी जो एल्गोरिथम्स हैं वो कितने हैं। तो इसका जवाब ये है कि एल्गोरिथम्स बहुत सारे हैं, लेकिन बाद दफ़ा कुछ आपकी इतनी माइनर अपडेट्स आती हैं कि जिनको जो इग्नोरेबल होती है, ठीक है, जिनको आप इजीली इग्नोर कर देते हैं। लेकिन बाद दफ़ा आपकी अपडेट्स जो आती हैं वो इतने उसमें मेजर चेंजेस होते हैं जिनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। या आप ये भी कह सकते हैं जिनकी वजह से एक आप कह रहे हैं रेवोल्यूशन आया हुआ है एसईओ की दुनिया में। तो आज हमने आपकी टॉप 5 गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स पढ़नी है, जिन्होंने आप कह लें कि रेवोल्यूशन लेके आए हैं एसईओ की दुनिया में, या आप कह लें कि इससे पहले जो एसईओ को करने की एक अप्रोच थी वो बिल्कुल बदल गई। तो ये 5 वो आपकी गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स हैं जिनमें आपका एक पांडा है, पेंगुइन है, आपका हमिंग बर्ड, रैंक ब्रेन और एंड में है आपका पेज एक्सपीरियंस अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं हम आपका पहले से पांडा से। पांडा आया था बेसिकली आपका फरवरी 2011। 2011 से पहले बेसिकली इस तरह होता था कि जब आपकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट लिखा जाता था ना, तो वो कंटेंट कभी किसी वेबसाइट से उठा लिया जाता था, कभी किसी दूसरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर लिया जाता था। मतलब आसान लफ्ज़ों में जो कंटेंट वेबसाइट पे लिखा जाता था वह तो डुप्लीकेट होता था और कॉपीड होता था, जिसको हम कहते हैं थिन कंटेंट। थिन कंटेंट बेसिकली ऐसा कंटेंट होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब आपकी एल्गोरिथम अपडेट पांडा आई, तो इस पांडा ने ये कहा कि जितने भी आपके थिन और डुप्लीकेट कंटेंट है उससे आप उसको रिमूव करें, उससे आप दूर रहें। तो इसका मतलब ये था कि इस अपडेट के बाद जितनी भी वेबसाइट्स थी जो आपका थिन कंटेंट यूज़ कर रही थी, जो आपका डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ कर रही थी, जो कीवर्ड्स की ओवरस्टफिंग कर रही थी, कीवर्ड्स की रेपिटेशन कर रही थी, या होता है ना कि कीवर्ड्स को ज़बरदस्ती फोर्सफुली इंसर्ट कर देना, हालाँकि मतलब कीवर्ड्स का मज़ा वही आता है कि एक नेचुरल फील है, ठीक है? जैसा हमने अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो अगर कीवर्ड्स को फोर्सफुली भी आप वो उसके अंदर इंसर्ट करें, तो इस अपडेट के बाद उसने इन सारी वेबसाइट्स को जो है वो उनकी जो रैंकिंग है उसको डाउन करना शुरू कर दिया। तो इवन यहाँ तक ये था कि अगर उसकी इस कॉन्टेंट जब ये वाली अपडेट आपकी आई थी, तो उसके बाद जो वेबसाइट्स डुप्लीकेट कंटेंट कर रही थी, थिन कंटेंट यूज़ कर रही थी, उनको ब्लॉक भी करना शुरू कर दिया था। तो ये कह सकते हैं हम कि ये जो अपडेट है ये एसईओ की दुनिया में एक ब्लास्ट था, ठीक है? क्योंकि इसके बाद इस अपडेट के बाद जो एस इससे पहले जो एसईओ को करने की अप्रोच होती थी, उसका तरीका होता था, वो बिल्कुल बदल गया। इसके बाद से जितने भी वेबसाइट ओनर्स थे या जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनका जो फोकस था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे आ गया, वो आ गया यूनिक और क्वालिटी कंटेंट, ठीक है? क्योंकि आप अपडेट ने कह ही ये दिया था कि अगर आपका कहीं न कहीं कॉपीड कंटेंट हुआ, थिन कंटेंट हुआ, डुप्लीकेट कंटेंट हुआ, तो आपकी जो वेबसाइट है वो सीधी-सीधी ब्लॉक कर दी जाएगी। ठीक है, उसमें हमने कीवर्ड्स का भी ज़िक्र किया था, लेकिन इसके बाद जो मेजर उनका जो वेबसाइट क्रिएटर्स थे या कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनकी जो मेन फोकस बन गया था वो क्वालिटी कंटेंट बन गया था। कि हमने जो कंटेंट देना है वो बहुत क्वालिटी वाला हो और वो यूनिक हो, ठीक है? वो बिल्कुल भी कॉपीड ना हो। तो ये इस अपडेट को ना एक आप कहें क्लास माना जाता है कि इसके बाद से जो एसईओ की अप्रोच थी, एसईओ को करने का जो तरीक़ेकार था, वो बिल्कुल चेंज हो गया था। फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है पेंगुइन। पेंगुइन आपका आया था अप्रैल 2012 में, लेकिन आप कह लें जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी वो 2015 या 2016 में स्टार्ट हुई। इसका बेसिक मकसद ये था कि लिंक स्पैमिंग को रोकना।
ये अब इसका लिंक्स पेमेंट का ताल्लुक, अब तो आप लोगों को पता होगा कि अब तो हमारा कोर्स एंड पे जा रहा है। अब हम एसईओ की तीनों टाइप्स को पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि लिंक से मुराद क्या है बैकलिंक्स, और बैकलिंक से मुराद क्या है आपका ऑफ पेज। तो अभी इस अपडेट का ताल्लुक हमारे ऑफ पेज की उससे लेक्चर से कह लें कि जहाँ मैं बार-बार कहता था कि आपने जो ऑफ पेज एसईओ का जो वो आप कह लें रेशियो है, वो जो इम्पैक्ट है वो 20% हो गया, ठीक है? क्योंकि इसमें होता कि लिंक्स पेमेंट तब होती थी जब आपके जो बैकलिंक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते थे, ठीक है? अब वो बहुत ज़्यादा कब बनते थे? जब वो अननेचुरल तरीके से बनाए जाते थे, जिसे आप कहते थे ब्लैक हैट एसईओ। एसईओ में 3 टाइप्स होती है, एक होती है व्हाइट हैट एसईओ, एक होती है आपकी ग्रे हैट एसईओ, एक होती है आपकी ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है? व्हाइट हैट एसईओ ये होती है कि बिल्कुल टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस आप काम करो, कि यार एसईओ के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ठीक होगा। ग्रे हैट एसईओ में ये होता है कि हल्की-फुल्की स्टफिंग आ गई, जिससे मैं अक्सर आपको जब कीवर्ड्स की बात कर रहा होता हूँ कि जब मैं उनकी कैलकुलेशन बताता हूँ, क्या इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 5 कीवर्ड डाल सकते हैं। हद होगी तो चलो 6-7 डाल लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो वो जो होती है नहीं कि ये जो थोड़ी-सी जो हम छूट दे देते हैं ना, कि वैसे तो यार 5 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बनते थे कीवर्ड, हमने 6 डाल दिए या 7 डाल दिए, ठीक है? तो ये होती है ग्रे हैट एसईओ कि चलो हल्की-फुल्की आपने कोई ना कोई वो चेंजेस करनी, ठीक है? जबकि ब्लैक हैट एसईओ टोटली आपका हो जाता है, आप कह लें इल्लीगल वे होता था, अननेचुरल वे होता था। इस अपडेट से पहले ऑफ पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। 2015-16 से पहले ऑफ पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। ऐसा नहीं कि 2016 के फ़ौरन बाद ऑफ पेज एकदम ही बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बहुत आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा करके अब आके 2020 के बाद से या 2021 से जो ऑफ पेज का जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो गया था। और अब तो जिस तरह मैंने आपको ऑफ पेज के लेक्चर्स में बताया कि अब इसका जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ 20% तक रह गया। तो ये जो अपडेट आई थी उसने ये कहा था कि ये इस अपडेट का जो मेन फोकस था वो था लिंक स्पैमिंग के ऊपर, कि ऐसी जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि अननेचुरल वे से आपकी बैक लिंकिंग को क्रिएट कर रही हैं, जो कि ब्लैक हैट एसईओ कर रही हैं, जो कि ओवर बैक लिंकिंग कर रही हैं, उनकी रैंकिंग को डाउन करना शुरू कर दिया था। तो इसको डील करने का तरीका ऑब्वियसली यही था कि आपने जो बैकलिंक्स हैं वो क्वालिटी बैकलिंक्स लगाने हैं, ठीक है? हाई डीए वेबसाइट्स के ऊपर लगाने हैं, उनका जो स्पैम है वो कम से कम हो, और आप एक अच्छे बैकलिंक्स बनाएँ, क्वालिटी वाले बैकलिंक्स लगाएँ। तो इसलिए थ्रू आउट एसईओ लेक्चर्स में बार-बार यही कहता था कि एक तरफ आपके 100 वो बैकलिंक्स हैं जो हाई डोमेन अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? और एक तरफ आपका सिर्फ एक वो बैकलिंक है, ऑफ पेज का आपका बैकलिंक है, जो कि बहुत अच्छा हाई डोमेन हो, तो वो उनके ऊपर भारी या बराबर है। तो इतना है वो अब वो इम्पैक्ट हो गया, अब वो क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाता। बैकलिंकिंग में अब वो क्वांटिटी पे नहीं जा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे जा रहा है। तो आप ऑफ पेज की जो मर्ज़ी टाइप करें, ठीक है, जो मर्ज़ी टाइप करो। मैं आपको दोबारा यही कहूँगा, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई डोमेन अथॉरिटी पे काम करना है। जिनकी कोशिश करें, जिनको 80 प्लस 90 प्लस आपको वेबसाइट्स डीए वाली वेबसाइट्स मिलें, स्पैम उनका कम से कम हो, ठीक है? और इस तरह की वेबसाइट ढूँढना ज़रा काम रखते हैं, ठीक है? हम लोग ऑब्वियसली लेक्चर्स में, कोर्स में हम लोग कहते ज़रूर हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे ये चीज़ें इतनी आसानी से मिलती नहीं हैं। अगर आप प्रोफाइल क्रिएशन करें, आपको शुरू की 100 पे वेबसाइट्स मिल जाएँगी, लेकिन उसके बाद आपको ज़्यादा मिल जाएँगी 60, 65, 55 वाली। तो उसमें जो मिनिमम डी होता है वो हमने 50 तक रखा था कि 50 से आप नीचे ना जाए। तो यही वाली बात कि क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएँ, कोशिश करें हाई डोमेन अथॉरिटी वाली आपको वेबसाइट्स मिलें, और उनके ऊपर आपने जो बैकलिंकिंग है वो बनानी है। तो इस अपडेट के बाद आने के बाद जो ऑफ पेज का जो भी इसकी अप्रोच थी, या जो भी इसको हम एक इम्पोर्टेंस देते थे, वो कम होना शुरू हो गई। फिर तीसरे नंबर पे आई आपकी हमिंग बर्ड, जो कि अगस्त 2013 में आई थी। इसका मेन फोकस है कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर, कि वो लोग जो अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा तादाद में कर लेते थे, उनके अपने होते वो उनके बिज़नेस से रिलेटेड ही थे, ये नहीं इर्रेलेवेंट, लेकिन ओवर वो होते थे कीवर्ड्स, ठीक है? और मतलब उनका ऐसा होता था कि हर वर्ड में उनका कीवर्ड आ रहा होता था। तो इस तरह की वेबसाइट्स को उसने उनकी जो रैंकिंग है उसको डाउन करना शुरू कर दिया था। तो उससे डील करने का तरीका बिल्कुल यही था कि आप जो कीवर्ड स्टफिंग से इज्तनाब करें, कीवर्ड डेंसिटी का ख़्याल रखें, कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा तादाद में यूज़ ना करें। और कीवर्ड स्टफिंग वही होता है ओवर कीवर्ड्स, कि अगर आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4 या 5 की गुंजाइश बनती है कीवर्ड्स की, तो ये नहीं कि आप 14-14 कीवर्ड्स लगा रहे हैं, ठीक है? 4 की बनती तो आपने 5 लगा दी, 6 लगा दी, बस ये इतना चल जाता है। लेकिन अगर आपकी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 4 बन और आप उसे 8 लगा रहे हो, 12 लगा रहे हो, 10 लगा रहे हो, तो वो कीवर्ड स्टफिंग में आता है। तो ये सारी अपडेट्स का आप देखिए तो हमारे पूरे लेक्चर में कहीं न कहीं ताल्लुक है। कहीं न कहीं भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल डायरेक्ट ताल्लुक है कि मैं जो भी आपको लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट करता था, ऑन पेज पे आता था या ऑफ पेज पे आता था, कीवर्ड्स पे आता था,
उनकी जो भी मैं स्टार्टिंग आपको इनिशियल बातें बताता था, वो अपडेट सारी वही हैं। ऑफ पेज पे आया था, मैंने बार-बार यही कहा था कि अब वो जो इम्पैक्ट है वो 20% हो गया। अब बहुत ज़्यादा बैकएंड की करने की ज़रूरत थी। हमें थोड़ी बेशक करें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हाई डोमेन अथॉरिटी पे करें। तो जो आपकी पेंगुइन है उसमें वही बात उसने की, ठीक है। कीवर्ड्स के जब लेक्चर हम कर रहे थे, मैंने बार-बार ये कहा था कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, कैलकुलेशन बार-बार आपको सिखाई थी कि कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। 5 आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, ये 5 दफ़ा कीवर्ड्स लगा सकते, हद होगी तो 6 लगा लो, ठीक है? या 7 कर लो, इससे ज़्यादा नहीं करनी, वरना कीवर्ड स्टफिंग हो जाएगी। और वही वाली ये वाली अपडेट उसके अकॉर्डिंग है कि आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, क्योंकि 2013 में जो अपडेट आई है, उसके बाद कीवर्ड स्टफिंग वाली वेबसाइट्स को, तो वो उनकी जो रैंकिंग है उनको डाउन कर दिया जाता है। क्योंकि अभी भी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, जिनके ज़हन में बात होती है कि यार मैं, मतलब जब एक ख़ास एक नया बंदा एसईओ में आता है ना, जब हम उसको बताते हैं कि इसका ताल्लुक कीवर्ड्स के ऊपर है, कि आप अगर लिखते हो बेस्ट मोबाइल इन लाहौर, तो अगर आपके कंटेंट के अंदर ये चीज़ लिखी होगी, आपके मोबाइल से रिलेटेड कोई ना कोई कंटेंट होगा, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल के अकॉर्डिंग होगी, तो आपकी वेबसाइट सामने आएगी और लोग उसको क्लिक करेंगे। तो उनका हमेशा पहला सवाल ये होता था, यार फिर तो जितनी भी मशहूर-मशहूर चीज़ें ना सारी अपने वेबसाइट के अंदर डाल लूँ। तो फिर हम उनको बताते हैं ऐसा नहीं होता, आपकी जो वेबसाइट है, जो कैटेगरी, जो नीश है, उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट लिखना होता है। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल फ़ोन की वेबसाइट मेरी है, कंटेंट मैं मोबाइल फ़ोन का लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी सर्चेज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो चलो भी मैं उसके ऊपर ब्लॉग्स लिखवाना शुरू कर दूँ या कुछ पैराग्राफ मैं उसके डाल दूँ, उनकी कीवर्ड्स के डाल दूँ, कि जब वो भी लिखे जाएँ तो मेरी वेबसाइट सामने आ जाए। तो अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे लोग हैं काफ़ी सारे जिनको इन चीज़ों की इतनी नो हाउ नहीं है। तो इन अपडेट्स को पढ़ना, इनसे अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इनसे अपडेट नहीं रहेंगे तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर ही पड़ रहा है। तो अब देखते हैं कि हमारी अगली जो अपडेट है वो कौन-सी है। अगली है आपकी रैंक ब्रेन। अच्छा, रैंक ब्रेन जो थी वो आपका जो आई थी अपडेट, वो 2015 में आई थी। और अकॉर्डिंग टू गूगल, ये गूगल ने खुद इसके बारे में कहा था कि ये जो एल्गोरिथम है बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। तो गूगल अगर खुद किसी एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहा है कि मेरा ये वाला एल्गोरिथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली हमें भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए। अब ये एल्गोरिथम कहता क्या था? ये एल्गोरिथम ये कहता था कि उसका मेन फोकस ये है, यही जो जहाँ से हमने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, कि उसने अपने यूज़र को बेस्ट, रेलेवेंट और एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट दिखाने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर। अब वो चीज़ कैसे होगी? वो चीज़ यही होगी जो अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, कि अगर कोई बंदा आपका सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर मेरे वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो अप टू डेट होगा, टू द पॉइंट होगा, उसमें किसी न किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, ठीक है? मतलब डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट है, लेकिन कंटेंट मिक्स सा लिखा हुआ है कि कंटेंट ब्रेकर क्रॉलर को भी नहीं पता लगा, क्या ये डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ज़िक्र है, मोबाइल फ़ोन का भी ज़िक्र है, या आखिर है किस चीज़ के बारे में? तो अगर मेरा कंटेंट टू दी पॉइंट होगा, ठीक है, अपडेटेड होगा, कीवर्ड उसमें रेलेवेंट होंगे, तभी तो वो यूज़र के बिल्कुल सामने जाएगा ना, तभी तो गूगल या क्रोलर उसको पहचान पाएगा ये कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है, ठीक है? ये कौन-सी नीश के अंदर फ़ॉल कर रहा है। गूगल क्या सॉरी यूज़र जो है वो क्या अपनी क्वेरी सर्च करेगा जिसके आगे मैंने उसको यूआरएल रिज़ल्ट दिखाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो अपना कंटेंट है वो बहुत रेलेवेंट रखना चाहिए, टू द पॉइंट रखना चाहिए, और जो आपके कीवर्ड हैं, वो यूज़र इंटेंट के अकॉर्डिंग हो। तो इसमें आपका कंटेंट क्रिएशन और आपका जो कीवर्ड का जो काम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब हम ये समझ आए कि इस जो अपडेट है इसके बाद से आपका जो क्वालिटी कंटेंट और जो कीवर्ड है, इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि कीवर्ड की अलग से जो अपडेट आई थी वो 2013 में आ गई थी, और जो क्वालिटी कंटेंट की थी वो तो 2011 में आ गई थी। लेकिन इसका जो मेन फ़ोकस था वो क्या था कि आपने जो गूगल ने अपने यूज़र को जो रिज़ल्ट दिखाना है, वो बहुत एक्ज़ैक्ट दिखाना है, जितना रेलेवेंट हो सकता है मैक्सिमम रेलेवेंट दिखाना है, और बहुत ज़्यादा कम टाइम में दिखाना है। तो वो तभी पॉसिबल होता है कि जब आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है? वो क्रिस्टल क्लियर हो कि आप क्या कह रहे हो, आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो, आपकी कैटेगरी, आपकी नीश हर चीज़ उसमें डिफ़ाइन हो रही है। किसी किस्म की कोई इसमें वो क्यूरी ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई शक-व-शुबहत ना हो, ठीक है? तो जब वो चीज़ें सारी क्लियर होंगी तो गूगल ने भी अपने उस कैटेगरी के अंदर उसको सही तरह कैटेगराइज़ किया होगा, और जब यूज़र उसी आपकी आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सर्च करेगा, तो फ़ौरन से पहले आपका और बाकी लोगों का उससे अगर मिलता-जुलता जो रिज़ल्ट है, वो उसके सामने ला के दिखा देगा। तो ये एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, और जिस तरह हमने लेक्चर के स्टार्ट में बात की कि जो गूगल है, वो बाकी सारे सर्च इंजन से क्यों अलग-थलग दिखाई दे रहा है। तो उसमें वही वाली बात थी, क्योंकि वो अपने यूज़र को बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत ही कम टाइम में, नैनो सेकंड से भी कम टाइम में
बहुत ही रेलिवेंट रिजल्ट दिखाता है, और ये इसका ताल्लुक आपकी इसी अपडेट के ऊपर था। अब आती है इसकी जो लास्ट अपडेट है, वो है पे एक्सपीरियंस अपडेट। इससे पहले जितनी भी हमने जो 4 अपडेट्स पढ़ी, तो वो कोई 2011 में है, फिर 12 में, 13 में आई, 15 में आई। तो ये जो है अपडेट, ये बिल्कुल आपके रिसेंटली आई, 2021 मार्च के अंदर आई, ठीक है? और ये अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट, गूगल फोकस करता है कि जब भी उसका यूज़र किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो उसे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो कैसा मिल रहा है। मतलब यहाँ पे गूगल ने अपना एक फोकस जो है वो क्लियर कर दिया था कि आपका जो वेबसाइट है वो इस तरह से डिज़ाइन हो, उसके अंदर कंटेंट है वो इस तरह से लिखा हो, आपका जो वेब पेज है वो इस तरह से बनाओ कि यूज़र एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस अपडेट, गूगल ने कहा मैं उन वेबसाइट को बहुत ज़्यादा रैंकिंग हाई करूँगा जिनका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है? जिनका लोड टाइम जो है वो बहुत कम हो, जहाँ स्टेबल पेजेस हो, जहाँ पे जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला हो, जहाँ पे कीवर्ड्स और हर चीज़ का सबका ख्याल रखा जाए। मतलब इन शॉर्ट, पीछे जितनी भी आपने अपडेट्स पढ़ी हैं, अभी हमने पढ़ी, उन सब का जो निचोड़ है वो इसके अंदर हो, ठीक है? तो अगर देखा जाए तो सारे का ताल्लुक किससे है? आपके टेक्निकल इश्यूज़ से ताल्लुक है कि आपका जो लोड टाइम है वो कम हो, आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो पेजेस जो है स्टेबल हो। तो ये सारा का सारा का ताल्लुक किससे है? टेक्निकल इश्यूज़ से। और वही हमने शुरू में स्टार्टिंग में पढ़े थे लेक्चर्स के, जब ऑन पेज आया था कि ऑन पेज अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल इश्यू बात था, मैंने तब यही बात की थी कि ऑन पेज और टेक्निकल इश्यू अब आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, उसको आपने किसी सूरत इग्नोर नहीं करना। तो जो आपकी लेटेस्ट अपडेट थी, इसने ये बता दिया कि आपके यानी सारी अपडेट्स का एक निचोड़ था कि उनमें हर एक में जो अलग-अलग बात थी, वो सारी बातें इसने इकट्ठी इस तरह कर दी कि यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा बेहतरीन हो, लोड टाइम कम से कम हो, ठीक है? जो वेबसाइट की जो स्पीड है, पेज स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो, पेजेस स्टेबल हो, कंटेंट बहुत क्वालिटी वाला हो, और कीवर्ड्स वगैरह स्टफिंग हर चीज़ आपने बेहतरीन तरीके से उसका ख्याल रखा हुआ हो। तो ये इसकी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट थी, और 2021 में आई थी। तो ये गूगल की 5 आपके लिए टॉप 5 मेजर वो थी इसकी गूगल अपडेट थी, जो हमने पढ़ी। तो आज के लेक्चर में ये सारी हमने बातें सीखी कि गूगल और जो इतना कॉमन है वो अक्सर क्यों है, गूगल एल्गोरिथम क्या होते हैं, और कितनी किस्म के हमने जो गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स है वो आ चुकी हैं, वो सारी हमने पढ़ी। तो ये आज का लेक्चर था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज का जो लेक्चर होगा बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होगी इसमें, अच्छी तरह मज़े की बातें होंगी, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, और अब रह गया सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका आखिरी लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि जब एक आप कंपनी में स्टेप होते हो एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट, तो आपने काम स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है, या आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट आते हैं, तो आपने क्लाइंट से बातें क्या करनी है, उससे डील क्या करनी है, ठीक है? क्या-क्या आपने जो बातें हैं उससे करनी, कौन-कौन सी बातों से नहीं करनी, और उससे काम करने का तरीका स्टार्ट कैसे होगा, वो अगर आपने रिपोर्ट बनानी तो कैसी रिपोर्ट होगी, प्री ऑडिट रिपोर्ट होगी, वो क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा मैं आपसे नेक्स्ट और आखिरी लेक्चर में, ठीक है? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे लाज़मी पूछिएगा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफ़िज़।